चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा आधुनिक पंजाब। मतलब जो आधुनिक पंजाब था ये कैसे स्थापित हुआ और फिर इस आधुनिक पंजाब को अंग्रेजों ने कैसे जीत लिया, ये पूरा पढ़ेंगे आज। तो देखिए, जो आधुनिक पंजाब था, तो आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकर चकिया मिसल के रणजीत सिंह को जाता है। एक्चुअल में जो रणजीत सिंह थे वो सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे। सिखों की 12 मिसलें थी। मिसलें क्या होती हैं, इसको कभी डिटेल में किसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमारा टारगेट है कि हम आपको वही वही चीज़ें पढ़ाएं जो आर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा पर्सनल नोट्स है जो हम पढ़ते हैं, उसी से हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाएंगे। नोट्स काफ़ी डिटेल में है, अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह का एक्चुअल में जन्म हुआ था 1780 में, ठीक है। और इनके फादर का नाम था महासिंह, सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे। और फिर जब इनके फादर की डेथ हुई तो इन्होंने शासन व्यवस्था संभाली 1792 से। तो 1792 से लेकर 1839 तक ये रणजीत सिंह का शासन काल है। तो जब इनके फादर की डेथ हुई तो 1792 से लेकर 1797 तक रणजीत सिंह के हाथ में वास्तविक बागडोर नहीं थी। तो इनके यहाँ एक बनी थी प्रतिशासन परिषद। तो प्रतिशासन परिषद में कौन कौन शामिल था, ये हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लीजिए। इसमें रणजीत सिंह की माता थी, इनकी सास थी सदा कौर और दीवान था लखपत राय। इन लोगों ने शासन कार्य संभाला। लगभग ये 5 साल इन्होंने संभाला। जैसे हम लोग जब अकबर पढ़ेंगे तो अकबर के शासनकाल में एक पेटीकोट सरकार का गठन हुआ था, ठीक है। वैसे कुछ यहाँ पर है। फिर 1797 से रणजीत सिंह ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक ये घटना है जमान शाह। अब ये जमान शाह कौन है, तो जमान शाह ये एक्चुअल में अफगानिस्तान का शासक है और इसने पंजाब पर आक्रमण किए थे। तो पंजाब पे आक्रमण करने के बाद जब ये जा रहा था तो इसकी कुछ तोपें, ठीक है, इसकी कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी, ठीक है। ये यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी जो तोपें थी वो चिनाब नदी में गिर गई थी। तो उसमें से एक तोप को निकलवाकर रणजीत सिंह ने जमान शाह को वापस दे दी। तो इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर कब्जा करने का अधिकार दे दिया, ठीक है। तो ये लाहौर, ये याद रखिएगा। तो रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और फिर रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी पॉलिटिकल राजधानी बनाया, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 1805 में एक सिखों की भंगी मिसल थी, उससे इन्होंने अमृतसर जीत लिया। तो अमृतसर इनकी धार्मिक राजधानी बनी। तो राजनीतिक राजधानी लाहौर और सांस्कृतिक धार्मिक राजधानी अमृतसर, तो 2 राजधानियां इनकी थी, ठीक। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आप इतना देखेगा। तो रणजीत सिंह अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे, ठीक है। रणजीत सिंह अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। तो अब इधर जानते हो अंग्रेजों को एक चिंता होना शुरू हुई। ये अब हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये इस मैप को देखिए, ये मैप, तो ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी है, दिख रही सतलज। तो इधर अंग्रेज इधर बंगाल वाले पोर्शन में आ चुके थे, इस वाले पोर्शन में अंग्रेज, ठीक है। बक्सर की लड़ाई 1764 में इन्होंने की थी और जीत लिया था। तो ये अंग्रेजों का क्षेत्र था यहाँ पर। तो अगर रणजीत सिंह सतलज नदी को पार कर कर और अगर इधर अपना विस्तार करेंगे तो अंग्रेजों को दिक्कत होगी। इसलिए अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को रोकने का प्रयास किया कि रणजीत सिंह तुम सतलज नदी को पार करके इधर पूरब की ओर नहीं आओगे, नहीं तो हमें दिक्कत होगी। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, रणजीत सिंह को सतलज के पूरब में साम्राज्य विस्तार को रोकने के लिए एक संधि की और उस संधि का नाम है अमृतसर की संधि। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अमृतसर की संधि कब हुई,
25 अप्रैल 1809 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाप, ठीक है, इसने संधि की थी रणजीत सिंह के साथ। क्या शर्तें थी? रणजीत सिंह सतलज के पूर्वी तट पर विस्तार नहीं करेंगे, ठीक है, और उत्तर में विस्तार करेंगे, अर्थात रणजीत सिंह ने राज्य विस्तार की सीमा सतलज नदी को स्वीकार कर लिया। तो कहने का मतलब ये है, अमृतसर की संधि से अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के सतलज नदी के पूरब की ओर विस्तार करने को रोक दिया था, ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो जब रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्व में अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं किया तो उत्तर में विस्तार किया। फिर रणजीत सिंह ने कौन कौन से क्षेत्र जीते, तो ये देखिए मैंने लिखा है लाहौर, अमृतसर, ये तो हमने देख ही लिया, लाहौर 1799 में, अमृतसर 1805 में, ठीक है। फिर इन्होंने मुल्तान जीता 1808 में, जो आज पाकिस्तान में है, कश्मीर जीता 1819 में, और पेशावर जीता 1834 में। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, ला अमृत मुल्ला कश्मीर में पिया, मतलब मुल्ला जी जो है कोई थे, वो अमृत लेकर आए और कश्मीर में उसको पिया बैठकर, मतलब तो ये क्रम है, ला अमृत मुल्ला कश्मीर में पिया। तो ला का मतलब लाहौर, अमृत का मतलब अमृतसर, मुल्ला का मतलब मुल्तान, कश्मीर हो गया, और पिया मतलब पेशावर। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस 2004 में। क्वेश्चन आया था, रणजीत सिंह के साम्राज्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? ऑप्शन था दिल्ली, काबुल, श्रीनगर, मकराना, ठीक है। तो क्या शामिल था? श्रीनगर, मतलब कश्मीर में क्या पड़ेगा? श्रीनगर, यही क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अमृतसर की संधि और ये सब जो जीते, ये सब उन्हें बता दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, कोहिनूर की कहानी है ना, जो एक कोहिनूर हीरा था, ये मुगल बादशाह शाहजहां के सिंहासन में लगा था, मयूर सिंहासन में लगा था। तो जब अफगानों ने आक्रमण किया, नादिर शाह ने आक्रमण किया भारत में, तो वो सिंहासन उठा ले गया शाहजहां का। तो सिंहासन में लगा हुआ कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान में चला गया। फिर क्या हुआ, ये नादिर शाह के वंश का ही एक व्यक्ति था, शाह शुजा, ठीक है। तो इसका जो भाई था वो अफगानिस्तान की गद्दी पर नहीं बैठने दे रहा था, तो रणजीत सिंह ने शाह शुजा की मदद की, ठीक है। तो शाह शुजा को गद्दी पर बिठाने में मदद की, और उसका कर्जा चुकाने के लिए आप कह सकते हो, या उसके बदले में शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दे दिया। तो कोहिनूर हीरा आ गया पंजाब में, और जब अंग्रेज पंजाब को जीतते हैं तो कोहिनूर हीरा अपने कब्जे में ले लेते हैं। इस तरीके से फिर जब भारत छोड़कर अंग्रेज जाते हैं तो कोहिनूर ले जाते हैं, और कोहिनूर हीरा आज ब्रिटेन में जो वहाँ की जो क्राउन होता है उसके क्राउन में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया, याद रखिएगा। अब ये जो अफगानिस्तान का मामला है, इसमें लिखा है, तो ये इसी बात को यहाँ पर बताया गया, इसलिए इसको हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रणजीत सिंह का प्रशासन देख लेते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है पीसीएस में, तो उसको हम देख लेते हैं, और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो रणजीत सिंह का प्रशासन, पहले हम देखें इनका सैन्य प्रशासन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था के आधार पर इन्होंने एक बहुत ही कुशल और प्रशिक्षित सेना का गठन किया। तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था के आधार पर, क्योंकि इनको उन्हीं से लड़ना था, तो इनको उसी तरीके की सेना का गठन करना था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षक जैसे अलार्ड बेंतूरा और कोर्ट आर्बिटेबल के सहयोग से एक सेना का गठन किया। याद रखना कि रणजीत सिंह ने अपनी सेना का जो गठन किया उसमें यूरोपीय प्रशिक्षक रखे थे, ट्रेनर रखे थे, जो इनकी सेना को ट्रेंड कर रहे थे। क्या नाम था? अलार्ड बेंतूरा, कोर्ट आर्बिटेबल, नाम याद कर लेना, कभी पूछेगा तो आप टिक कर देंगे।
फिर इनकी सेना में यूरोपीय सैनिक भी थे, सिख भी थे, गोरखा थे, बिहारी थे, उड़िया थे, पठान थे, डोगरे, पंजाबी और मुसलमान। इसका मतलब है कि इनकी सेना में कोई एक धर्म के लोग नहीं थे, ठीक है, विभिन्न धर्मों की सेना इनके यहाँ थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और रणजीत सिंह की जो स्थायी सेना थी उसका नाम था फौज ए आइन, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रणजीत सिंह की सेना का नाम क्या था? फौज ए आइन, याद रखना। फिर इन्होंने, जो इनकी राजधानी थी लाहौर, तो लाहौर में इन्होंने तोप निर्माण का कारखाना लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तोप निर्माण का कारखाना रणजीत सिंह ने कहाँ स्थापित किया? लाहौर में। और उसमें इन्होंने एक मुस्लिम तोपची नौकरी पर रखा, है ना, तो मुस्लिम तोपचियों को इसमें इन्होंने भर्ती किया। फिर रणजीत सिंह की जो सरकार थी उसको सरकार ए खालसा कहते थे। ये नाम याद कर लेना, ये पूछ सकता है, ठीक है, फ्यूचर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और जो रणजीत सिंह ने सिक्के चलाए थे उनको नानकशाही सिक्के कहा जाता था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर रणजीत सिंह की जो न्याय व्यवस्था थी उसको देख लेते हैं। तो इन्होंने राज्य में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया, सर्वोच्च अदालत, जिसको कहते थे अदालत ए आला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अदालत ए आला ये लाहौर में स्थापित थी, लाहौर जो इनकी राजनीतिक राजधानी थी। और उसके प्रमुख न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्वयं रणजीत सिंह थे, ठीक है, ये हो गया। अब रणजीत सिंह के दो मंत्री थे, उनका भी नाम आपको याद रखना है। तो रणजीत सिंह के मंत्री कौन कौन थे, इसका नाम याद करो। देखिए, एक थे हरी सिंह नौला, एक थे दीनानाथ। दीनानाथ इनके वित्त मंत्री थे और फकीर अजीजुद्दीन इनके विदेश मंत्री थे। दो नाम याद करना, दीनानाथ वित्त मंत्री, ये बहुत दीन दुखी थे इसलिए वित्त का मामला संभालते थे, और फकीर अजीजुद्दीन ये इनके विदेश मंत्री थे। दो नाम याद कर लेना, ठीक है। अब विक्टर जैक्योमो ने रणजीत सिंह को एक असाधारण छोटे पैमाने पर बोनापार्ट कहा। तो रणजीत सिंह को बोनापार्ट किसने कहा? तो विक्टर जैक्योमो ने कहा, याद रखना, ठीक है। अब रणजीत सिंह की जब डेथ हो जाती है तो रणजीत सिंह के बाद इनके उत्तराधिकारी कौन कौन बनते हैं? तो इनके उत्तराधिकारियों के नाम लिखें, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना। हमने यहाँ पर खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, इसको आप याद कर लेना, खड़क, नौ, शेर, दिलीप, खड़क, नौ, शेर, नौ, शेर, दिलीप, यानी खड़क मतलब खड़क सिंह, नौ मतलब नौनिहाल सिंह, शेर मतलब शेर सिंह, दिलीप सिंह मतलब दिलीप सिंह। ये दिलीप सिंह अंतिम शासक थे, ठीक है, जो पंजाब के अंतिम सिख शासक थे वो दिलीप सिंह थे, याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। जब दिलीप, तो इसमें से आपके खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह, ये एक बार क्वेश्चन क्रम लगाने के लिए पूछा गया है, याद रख लेना। अब इसमें खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह से क्वेश्चन और आगे नहीं बनेंगे, अब सीधे आते दिलीप सिंह। तो जब दिलीप सिंह शासक बनता है तो ये नाबालिग होता है, ठीक है, तो इसकी संरक्षिका बनती है राजमाता जिंदन, और इसका वजीर बनता है हीरा सिंह डोगरा, और इसकी जगह में बाद में लाल सिंह बन जाता है, तो लाल सिंह वजीर होता है उस समय, और सैन्य कमांडर तेजा सिंह होता है। तो ये दिलीप सिंह जब शासक बनता है तो उसमें ये टीम थी, ये याद रखना। अब हम लोग देखते हैं, जब रणजीत सिंह शासक बना, जब दिलीप सिंह शासक बना तो अंग्रेज काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, ठीक है, तो मतलब जो रणजीत सिंह थे बहुत ही योग्य और शक्तिशाली थे, लेकिन इनके उत्तराधिकारी इतने शक्तिशाली थे नहीं। रणजीत सिंह के बारे में एक बार किसी ने पूछा कि आपकी एक आंख की रोशनी क्यों नहीं है? तो रणजीत सिंह जानते क्या जवाब दिया? कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में कि ये किसने कहा? तो ये रणजीत सिंह ने कहा था। तो रणजीत सिंह बहुत योग्य थे, तब तक अंग्रेज पंजाब पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब रणजीत सिंह के मरने के बाद उनका जो उत्तराधिकारी आया वो थे कमज़ोर, तो दिलीप सिंह के शासनकाल में अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। तो यहाँ से पंजाब और अंग्रेजों के बीच आक्रमण शुरू हुए। तो अंग्रेजों ने किया आंग्ल, पंजाब पर किया, पंजाब में सिख थे, तो इनको कहते हैं आंग्ल सिख युद्ध। तो दो आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, ठीक है, चला।
तो इसकी क्या पृष्ठभूमि थी ये सब कुछ नहीं पूछेगा, सीधे सीधे आपसे मैचिंग आएगी कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ या प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध कब हुआ, 1845 से 46। अब इसमें कुछ लड़ाइयाँ थी वो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखो, अंग्रेज वर्सेस सिख, ठीक है। तो अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड गप था और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। सेना का नेतृत्व ह्यू गप कर रहा था, अंग्रेजों की सेना का, और सिख सेना का नेतृत्व लाल सिंह। तो प्रथम एंग्लो सिख वार में 4 लड़ाइयाँ हुई, मुदकी, फिरोज शाह, ओलीवाल और सोबराव। ये नाम याद कर लेना, कभी पूछेगा। तो जो सोबराव की लड़ाई हुई वो 10 फरवरी 1846 को। ये आपको 10 फरवरी याद नहीं रखना, बस याद रखना फरवरी 1846। और ये एक निर्णायक लड़ाई थी। तो अंग्रेजों की विजय हुई इस युद्ध में, और अभी लेकिन पूरी तरीके से अभी ये इसको नहीं जीत पाए हैं सिखों को। तो अंग्रेजों की सेना की विजय हुई और लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर सिखों की राजधानी थी, ठीक है, उस पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद लाहौर की संधि हुई। तो लाहौर की संधि से जानते हो ये सिख क्या करेंगे, बेचारे मतलब बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने सिखों को बहुत कमज़ोर कर दिया। देखिए लाहौर की संधि देखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो लाहौर की संधि कब हुई? 9 मार्च 1846। और अमृतसर की संधि आपको इसके पहले बताई थी। तो इसमें क्या हुआ, लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगा दिया अंग्रेज़ों ने। और हेनरी लॉरेंस को लाहौर का रेजिडेंट नियुक्त कर दिया। मतलब हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट बना दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि अंग्रेज़ों की एक सेना लाहौर में रख दी गई, ठीक है। मतलब सिखों की राजधानी में अंग्रेज़ों की सेना रहने लगी और उसका रेजिडेंट बना दिया गया हेनरी लॉरेंस को, नाम याद रखना। महाराजा की जो सेना थी उसको सीमित कर दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह से कहा गया तुम बड़ी सेना क्या करोगे, छोटी सेना करो, ठीक है। सेना में कटौती कर दी। तो आपको लग रहा है ना कि जो लाहौर की संधि हुई इससे सिख बहुत कमज़ोर हो गए, ठीक है। और इसके बाद तुरंत एक और संधि हुई, भैरोवाल की संधि। ये भी 1846 में हुई। तो लाहौर की संधि हुई थी मार्च 1846 में और भैरोवाल की संधि हुई थी दिसंबर 1846 में। तो भैरोवाल की संधि, ये संधियाँ पूछी जाती हैं। अब देखना इसमें भैरोवाल की संधि की थोड़ी सी शर्तें देख लो ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसमें क्या हुआ, तो दिलीप सिंह था, ये चूंकि हमने बताया था ये वयस्क नहीं था, है ना, अल्प वयस्क था। तो अंग्रेजों ने कहा कि दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना का लाहौर प्रवास निश्चित कर दिया गया। मतलब जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाता तब तक अंग्रेजों की सेना लाहौर दरबार में रहेगी, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और जो महारानी जिंदन थी जो दिलीप सिंह की संरक्षिका थी, उसको 48,000 रुपये पेंशन देके उसको वहाँ से हटा दिया गया। बस इतना याद रखना, भैरोवाल की संधि। इसके बाद होगा दूसरा एंग्लो सिख वार, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होगा। ये 1848-49 में हुआ। तो पहले वाले आंग्ल सिख युद्ध में कौन था? अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग। और दूसरे वाले में आ जाएगा कौन? दूसरे वाले में आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी, याद रखना। तो इसका कारण क्या था? मुख्य मतलब तात्कालिक कारण क्या था? मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह। तो ये मुल्तान में एक सूबेदार था मूलराज, इसने कर दिया विद्रोह। ऐसा इसने क्यों किया? ये अंग्रेज़ों को वहाँ से हटाना चाह रहा था, यानी पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराना चाह रहा था। कौन? मुल्तान का सूबेदार मूलराज। तो इसने कर दिया विद्रोह। तो अब अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबाना शुरू किया। तो अब सिखों को आना पड़ेगा इसके बचाव के लिए, और शुरू हो गया दूसरा एंग्लो सिख वार। हुआ कब? 1848 से 49, याद रखना। तो इसमें एक लड़ाई हुई चिलियान वाला की लड़ाई, ये पूछी गई है। ये हुई जनवरी 1849 को। ये 13 जनवरी को हुई, लेकिन 13 याद रखने की जरूरत नहीं है, जनवरी 1849 में चिलियान वाला की लड़ाई हुई। और चिलियान वाला की लड़ाई में कोई बहुत ज़्यादा परिणाम कोई खास नहीं निकला, ठीक है, यानी इसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें खर्च ज़्यादा हो गया। तो जानते हो लॉर्ड डलहौजी ने चिलियान वाला की लड़ाई पर टिप्पणी की, हमने भारी खर्च उठाकर एक ऐसी विजय प्राप्त की जो पराजय के बराबर है, ये कहा।
यानी इस युद्ध से अंग्रेजों को कोई खास लाभ नहीं हुआ। अब ये अंग्रेज युद्ध तब तक जारी रखेंगे जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाएगा। ठीक, इस युद्ध के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड गब के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को सेनापति नियुक्त किया। अब ये चार्ल्स नेपियर ही पंजाब विजय करेगा। तो अब इसमें एक लड़ाई और होती है, गुजरात की लड़ाई, इसको तोपों की लड़ाई भी कहते हैं, द्वितीय एंग्लो सिख वार में। ये फरवरी 1849 में हुई और इसके पहले चिलियान वाला की हुई थी जनवरी 1849 में। तो चार्ल्स नेपियर ने सिखों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। यानी सिखों को मतलब फाइनली पराजित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? चार्ल्स नेपियर को। ठीक है। और हेनरी लॉरेंस और लॉर्ड एलनबरो की इच्छा के विरुद्ध लॉर्ड डलहौजी ने 30 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो अंग्रेजी साम्राज्य में पंजाब को किस गवर्नर जनरल ने मिलाया? लॉर्ड डलहौजी ने। कब मिलाया? 30 मार्च 1849 को, याद रखना। ठीक है। किसके नेतृत्व में? चार्ल्स नेपियर सेनापति था, इसी ने तो पंजाब की विजय की। ठीक है। जबकि हेनरी लॉरेंस और लॉर्ड एलनबरो ये नहीं चाहते थे कि पंजाब को मिलाया जाए, फिर भी इसने मिला लिया। याद रखना, किसने जीता पंजाब को? चार्ल्स नेपियर ने। कौन गवर्नर जनरल था जिसने मिलाया? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर शासन के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, है ना, कि इसने 3 लोगों की एक परिषद बना दी कि ये पंजाब पर शासन चलाएगी। उस 3 लोगों की परिषद में सदस्य कौन थे? तो एक था सर हेनरी लॉरेंस जो अध्यक्ष था, और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनवल मॉन्सेल ये सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है कि पंजाब का शासन चलाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने जो परिषद नियुक्त की थी उसमें कौन सदस्य शामिल नहीं था? तो 3 शामिल थे, याद रखना। ठीक है। और हुआ क्या, जो पंजाब का शासक था दिलीप सिंह। ठीक है। तो महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया। तो इंग्लैंड चला गया और दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, सिख धर्म से ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। और फिर वहाँ से इसने रूस की भी यात्रा की। 1893 में पेरिस में इसकी डेथ हो गई थी दिलीप सिंह की, और फिर इसका जो अंतिम संस्कार किया गया था इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन पूछे गए, इंपॉर्टेंट है कि दिलीप सिंह ने कौन सा धर्म अपनाया? सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म। कहाँ की यात्रा की? रूस की। ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई? पेरिस में। और इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? इंग्लैंड में। मतलब कितनी बड़ी चारों तरफ ये घूम रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा पंजाब, और पंजाब को अंग्रेजों ने कैसे जीता, उसमें कौन से युद्ध हुए, कौन सी लड़ाइयाँ हुई, कौन सी संधियाँ हुई, ये हमने कंप्लीट किया। अब आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, जो घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, जितना मैं पढ़ा दिया इससे बाहर उसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।